हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां इनके बारे में डिस्कशन किया था। इस टॉपिक पे हम लोगों ने प्रतिशत में सांद्रता को व्यक्त करना, इनके अलावा शक्ति के बारे में और पीपीएम के बारे में पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो बाकी विधियां रह गई थी पिछले वीडियो में, उनके बारे में, जिनमें से सबसे पहली है नॉर्मलता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलरता के बारे में, फिर मोललता, इसके बाद मोल प्रभाज और फिर फॉर्मलता के बारे में। आज हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी, मोलरता मोलरिटी, मोललता यानी कि मोललिटी, मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन और फॉर्मेलिटी। इन 5 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलता के बारे में। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम छोटी सी बात आपको फिर से याद दिला दें जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताई थी। हाँ, अगर आपको अभी पिछला वीडियो नहीं मिला है, आप उसको नहीं देख पाए हैं, तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। वहां से जाके आप पहले पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आप आज का टॉपिक आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन के टर्म्स को आसानी से समझने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि हमें हमेशा याद रखना है कि जो फार्मूला बनेगा उसमें ऊपर विलेय की क्वांटिटी होगी और नीचे किसकी होगी? टोटल विलयन की क्वांटिटी होगी। यानी कुल विलयन में जितना विलेय उपस्थित होता है, किसी विलयन की फिक्स क्वांटिटी में जितना विलेय उपस्थित होता है, उससे ही हम उस विलयन की क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कहते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, विलेय अपान विलयन। ये ट्रिक सिर्फ एक जगह पे काम नहीं करती और वो है मोललता। और ये कैसे, अभी इसके बारे में हम आगे आज ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्मलता क्या है। सबसे पहले तो हम फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूले के बाद हम आपको समझाएंगे। नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ये नॉर्मलता का फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। यानी कि जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की है कि अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह रहे हैं, सपोज कहीं पे परसेंटेज से हमें रिप्रेजेंट करना है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यानी कि विलेय का भी आयतन लिया जाएगा और विलयन का भी क्या लिया जाएगा? आयतन लिया जाएगा। तो उसको आयतन बाय आयतन कह देंगे। इसी तरह से वेट बाय वेट परसेंट में हमने इन दोनों का क्या लिया था? वेट लिया था, विलेय का भार बटे विलयन का भार। उसी तरह से नॉर्मलता में यहाँ पे क्या है कि विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अब हमें इसकी डेफिनेशन कैसे बतानी है? पहले तो ये फार्मूला अगर हमें याद हो गया कि विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, तो फार्मूला हम आसानी से बना सकते हैं। सपोज हमने किसी कंपाउंड का जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर में प्रिपेयर किया है, यानी कि जो हमारा V है वो कितना है? 1 लीटर है। और अगर आयतन 1 लीटर है तो जो अब विलयन की नॉर्मलता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? विलेय के ग्राम तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक, किसी विलयन के 1 लीटर में
घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या कहलाते हैं? उस विलयन की नॉर्मलता कहलाते हैं, यानी कि नॉर्मेलिटी कहलाते हैं। ग्राम तुल्यांक को हम लोग कहते हैं वेट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक बार इस चीज को समझ चुके होंगे आप कि विलयन के एक निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। विलेय के क्या? ग्राम तुल्यांक, ना भार ना कुछ और। आयतन और भार की बात नहीं करें, ग्राम तुल्यांक। अभी ये क्या होता है आगे हम बताते हैं। तो किसी भी विलयन के फिक्स आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या कहलाते हैं? उस विलयन की नॉर्मलता कहलाते हैं। तो अब हम इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो फार्मूला बनाने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। किसी भी विलयन के या उसमें उपस्थित जो विलेय है उसके ग्राम तुल्यांक आखिर होते क्या है? ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? तो आपको कहीं भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ग्राम में हम किस चीज को मेजर करते हैं? वेट को। किसको? वेट को। यानी कि, और यहाँ पे तुल्यांक यानी कि तुल्यांकी भार। तो अगर हम यहीं पे डिवीजन का साइन लगा दें, यहाँ पे डैश हटा के डिवीजन का साइन लगा दें, तो बन गया ग्राम तुल्यांक की जो फार्मूला है वो। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? सिंपली ग्राम यानी कि भार, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक को हम कैसे लिखेंगे? ग्राम यानी कि भार, लेकिन किसका? विलेय का। ये किसकी बात कर रहे हैं? विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो यहां पे लिखा जाएगा विलेय का भार, और हम मान लेते हैं स्मॉल w। एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कभी हम लोग विलेय की कोई चीज हम एज्यूम करें, चाहे वो भार हो या अणुभार हो, तो विलेय के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहे हैं, विलेय के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर्स को चूज करें। जैसे कि हमें विलेय के लिए भार लिखना है स्मॉल w, अणुभार लिखना है तो स्मॉल m, और विलायक के लिए जब लिखें तो कैपिटल W और कैपिटल M के रूप में लिखें, ताकि हमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल m और स्मॉल w देखते ही हमारे दिमाग में आ जाए कि ये विलेय की बात हो रही है। यहाँ पे समझ गए आप सभी लोग? अब देखिए, ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का भार यानी कि स्मॉल w अपान तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी भार को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल E। ठीक है, तो यहां से ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा? W अपान E। ये तो हो गई ग्राम तुल्यांक की बात। विलेय का भार बटे जो तुल्यांकी भार होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम तुल्यांक कहते हैं। तो नॉर्मलता की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा? एक बार इसको मिटा के सही से हम लोग लिख लेते हैं पूरा, ताकि एक ही बार में सारी चीजें आ जाएं। हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया कि जो हमारी नॉर्मलता होती है वो क्या होती है? ये बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब अगर हम फार्मूला बनाएं तो नॉर्मलता को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बता चुके हैं कि ग्राम तुल्यांक को क्या लिखेंगे? ग्राम यानी कि ये जो है ग्राम तुल्यांक को क्या लिखेंगे? W अपान E। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या हो गए? W अपान E, और विलयन का आयतन हो गया कैपिटल V, और ये किस में है? लीटर में है। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा W अपान E इंटू V, और V किस में है? लीटर में। ठीक है, अब हम लोग अगर आयतन को ml में लें, अगर हम लोग आयतन को ml में लें तो यही फार्मूला चेंज हो जाता है। N इज इक्वल टू W अपान E इंटू V, और V यहाँ किस में है? ml में है इंटू 1000। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया नॉर्मलता का फार्मूला।
इनमें से किसी भी फार्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इस वाले फार्मूले को याद रखेंगे या फिर W/A इंटू वी को। नॉर्मली हम इसके यूज से अभी जो आगे इसके टर्म्स हैं उनको भी देखेंगे। कुछ विशेष बिंदु हैं जिनके बारे में न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है अलग तरह से। तो सबसे पहले जो पहली चीज है कि नॉर्मलता में हम लोग, अगर हमको विलेन की नॉर्मलता पता हो और ग्राम तुल्यांकों के बारे में पूछा जाए तो हम ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे ये जो W/E लिखा है ये क्या है, ये ग्राम तुल्यांक ही तो लिखा है। हमें अगर ग्राम तुल्यांक निकालना है यानी कि क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, W/E। और यहां से W/E इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इस V को हम इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, N इंटू V, लेकिन V किस में है, लीटर में है। अब अगर इसी V को हम लोग ml में लेते हैं तो ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, और उसको हम लोग ग्राम तुल्यांक नहीं कहेंगे, फिर उसको हम लोग मिली तुल्यांक कहते हैं। ये एक चीज याद रखिएगा, ग्राम तुल्यांक है तो ये जो आयतन है ये किसमें लिया गया है, लीटर में लिया गया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें किसकी, मिली तुल्यांक, तो मिली तुल्यांक जो होता है ये बराबर किसके होगा, N इंटू V, और V किस में है, ml में है। तो W इंटू E में हम लोग किसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1000 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये जो आयतन है लीटर में है यहाँ पे, तो लीटर को जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ फार्मूला जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फार्मूला को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप सिंपली बस अपने दिमाग में ये रखिए कि जो नॉर्मलता होती है वो क्या होती है, ग्राम तुल्यांक बटे विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। आप फटाक से अपने दिमाग में फार्मूला बना सकते हैं। ग्राम मतलब कि W, तुल्यांक यानी कि E, W/E, और विलयन का आयतन यानी कि V, और ये किस में है, लीटर में है। सपोज ml में दिया हो तो ये अगर ml में होगा तो गुणे क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। अब अगर हमें ग्राम तुल्यांक निकालना है तो हमें पता है W/E क्या होता है, ग्राम तुल्यांक होता है। तो W/E इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू V। अगर ये लीटर में है तो सिंपल रहेगा, और अगर ये किस में है, ml में है, तो देख लीजिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाइड है तो W/E इंटू 1000 हो जाएगा, और ये V यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर लीटर में है तो इस तरह से, और अगर ml में देते हैं तो W/E इंटू 1000 बराबर हो जाएगा NV, और V यहाँ पे किसमें है, ml में। अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की स्ट्रेंथ की। किसकी बात करते हैं, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ की। हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या आया था अभी, W/E/V, और V किसमें है, लीटर में। अब हम बात करने जा रहे हैं शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ या पावर। सोल्यूशन की शक्ति क्या होगी, हम जानते हैं जो शक्ति होती है वो किसमें होती है, ग्राम पर लीटर में। पिछले ही वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ग्राम पर लीटर, ग्राम यानी कि वेट और लीटर यानी कि वॉल्यूम। तो यहां से देखिए इस फार्मूले से W/V कहीं से नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं W/E इंटू V, और ये V किस में है, लीटर में है। ये देखिए W/V, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन की शक्ति कहेंगे। तो इस E को हम अगर इधर भेज दें तो यहां से शक्ति बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि W/V बराबर आ जाएगा N इंटू E। इस E को इधर भेज दिया तो N इंटू E हो जाएगा, यानी कि जो विलयन की शक्ति होती है वो बराबर होती है N इंटू E के, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता को तुल्यांकी भार से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, विलयन की शक्ति मिल जाएगी। अब कुछ और विशेष बिंदु हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि किसी भी सॉल्यूशन को हम कब बनाते हैं, जब कोई रिएक्शन करा रहे हो। तो किसी भी रिएक्शन में जितने अभिकारक के ग्राम तुल्यांक पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी रिएक्शन में
जितने अभिकारक के ग्राम तुल्यांक पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, क्या होता है A to B अगर हम माने तो ये हमारा अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है। तो A के जितने ग्राम तुल्यांक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे B के उतने ही ग्राम तुल्यांक हमको प्राप्त होंगे, यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों के जो ग्राम तुल्यांक होते हैं वो उत्पाद के ग्राम तुल्यांक के बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या कहता है, हम नॉर्मल विलेन के बारे में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि नॉर्मल विलेन से आप क्या समझते हैं। नॉर्मल विलेन से आप क्या समझते हैं? तो नॉर्मल विलेन का मतलब क्या है कि विलेन के 1 लीटर में, अभी हम लोगों ने नॉर्मलता लिखी, नॉर्मलता का मतलब है विलयन के 1 लीटर में केवल 1 ग्राम तुल्यांक अगर विलेय उपस्थित हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल विलेन कहते हैं। यानी कि जब किसी विलयन के 1 लीटर में केवल 1 ग्राम तुल्यांक विलेय घुला हो, सही से सुन लीजिएगा, विलयन के 1 लीटर में अगर विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग नॉर्मल विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कभी कभी न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाता है, जैसे अब नॉर्मल विलयन कहा गया तो आप तुरंत समझते हैं कि नॉर्मल विलयन का मतलब क्या हुआ, 1n। इसी तरह से अगर दे दिया जाए सेमी नॉर्मल, क्वेश्चन में दे दिया जाए सेमी नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है n/2। इसी तरह से अगर दे दिया जाए डेसी नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है n/10। इसी तरह से अगर दिया जाए सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है n/100। और इसके बाद में लास्ट में एक और दे सकते हैं कि मिली नॉर्मल, तो मिली नॉर्मल का मतलब भी क्या हो जाएगा, n/1000। तो ये थी नॉर्मलता। ये जो पॉइंट्स थे ये नॉर्मलता के बारे में थे। नॉर्मलता का मतलब क्या है, किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक यानी W/E, किसमें, विलयन के एक निश्चित आयतन में। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलता। और नॉर्मलता से जुड़े हुए टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं मोलरता क्या होगी। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है आज का, वो क्या है, मोलरता यानी कि मोलैरिटी। तो अब हम किसकी बात करेंगे, मोलैरिटी की, यानी कि मोलरता। तो जिस तरह से नॉर्मलता में हमने देखा कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक। विलेय के ग्राम तुल्यांक किसमें, विलयन के एक निश्चित आयतन में। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मोलरता। तो मोलरता में ग्राम तुल्यांक नहीं लिए जाते। सपोज अगर आपको ग्राम अणु दे दिए जाएं, तो जब हम विलेय के ग्राम अणुओं की बात करते हैं तो तब हमारा जो सांद्रता का पद है वो क्या हो जाता है, मोलरता हो जाता है। अगर विलेय के ग्राम तुल्यांक दिए गए, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि नॉर्मलता, मोलरता काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, बट बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपली याद रखना है, जैसे पीछे हमने बताया, विलेय अपान विलयन। अब अगर हम विलेय के ग्राम तुल्यांक लेते हैं तो वो क्या होगा, नॉर्मलता। और अगर हम यहीं पे विलेय के क्या ले लें, ग्राम अणुओं की बात करें, यानी कि जो मोलरता होती है, मोलरता बराबर होता है विलेय के ग्राम अणु बटे विलयन का आयतन। अब जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि ग्राम तुल्यांक जो है, ग्राम मतलब वेट, हम ग्राम में किस चीज को मेजर कर रहे हैं, वेट को, और अणु यहाँ पे दर्शाता है अणु भार को। तो जैसे वहां पे ग्राम तुल्यांक को हमने क्या बताया था, W/E। उसी तरह से यहाँ पे अब जो ये ग्राम अणु है, ग्राम अणु बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम अणु को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल।
और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, चाहे विलेय के मोल कहिए, इसी ग्राम अणु टर्म को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, मोल कहते हैं। विलेय के मोल और बटे विलयन का आयतन, और ये आयतन किसमें है, लीटर में है। तो हम पहले परिभाषा देख लेते हैं, इसकी क्या परिभाषा बनेगी। तो अगर हम देखें उसी तरह जैसे पीछे भी देखा, अगर हम आयतन को 1 लीटर कर दें, क्या कर दें, 1 लीटर, तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, सिंपली कह सकते हैं विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु या विलेय के मोल, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। हम जानते हैं ग्राम अणु यानी कि ग्राम यानी वेट यानी W, और अणु यानी अणु भार M, तो W अपान M। अब देखिए यहाँ हमने स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग विलेय की बात कर रहे हैं, और हम बता चुके हैं विलेय के लिए हमेशा स्मॉल लेटर्स लेंगे और विलयन के लिए या विलायक के लिए कैपिटल लेटर्स लेंगे। ठीक है, अब हम अगर फार्मूले की बात करें तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा ग्राम अणु यानी कि W अपान M, और विलयन का आयतन V यानी कि ये किस में होगा, लीटर में होगा। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब अगर हम आयतन को ml में लें तो जैसे आपने पीछे देखा था कि ये W अपान M ही रहेगा, यहाँ पे V, और ये V है ml में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। तो ये हो गई हमारी मोलरता। अब हम जैसे नॉर्मलता में देखा था ग्राम तुल्यांक अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह अगर हमें विलेय के मोल निकालने हो और हमें मोलरता पता हो, हमें मोलरता पता हो और हमें विलेय के मोल यानी विलेय के ग्राम अणु निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो विलेय के जो मोल होंगे यानी कि ग्राम अणु बराबर, ग्राम अणु को हम लोग क्या कहते हैं, W अपान M, ये बराबर किसके हो जाएगा, V को इधर भेजें तो किसके बराबर हो जाएगा, मोलरता गुणे आयतन, और ये आयतन किस में है, लीटर में। और अगर इसी आयतन को हम ml में चेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा W अपान M इंटू 1000, ये इक्वल टू किसके होगा, मोलरता गुणे आयतन, और ये आयतन किस में होगा, ml में होगा। तो ये हो गए ग्राम अणु। अब ग्राम अणु के बाद हम लोग बात करते हैं विलयन की शक्ति के बारे में। तो विलयन की शक्ति हम लोग जानते हैं, विलयन की शक्ति क्या होती है, ग्राम पर लीटर। विलयन की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, W अपान M इंटू V। अब देखिए हमें निकालना है ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर तो ये होगा ना, यानी अणु भार को हम इधर भेज देते हैं, तो यहां से जो हमारी शक्ति है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ, ये हो जाएगी मोलरता। इस अणु भार को दूसरी साइड भेजा तो मोलरता गुणे क्या हो जाएगा, अणु भार यानी कि M, और ये अणु भार है किसका, बता चुके हैं स्मॉल लेटर में लिखा है, यानी कि ये किसका होगा, विलेय का, विलेय का अणु भार। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होगा, अगर हमें मोलरता के पदों में लिखना है तो शक्ति बराबर मोलरता गुणे अणु भार। अब हम लोग जैसे पीछे बात कर चुके हैं कि किसी भी विलयन में, किसी भी रिएक्शन में जितने ग्राम तुल्यांक पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही ग्राम तुल्यांक उत्पाद के बनते हैं। उसी तरह यहाँ पे विलेय के यानी कि अभिकारक के जितने ग्राम अणु अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही उत्पाद के ग्राम अणु बनेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म है मोलर विलयन, अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि मोलर विलयन क्या होता है, तो मोलर विलयन का मतलब क्या है कि जब किसी विलयन के 1 लीटर में, जब किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के 1 ग्राम अणु घुले हुए हों, यानी कि विलयन के 1 लीटर में 1 ग्राम अणु किसके उपस्थित हों, विलेय के। जब किसी विलयन के 1 लीटर में
विलेय के 1 ग्राम अणु घुले हुए हों तो उसे उस विलेन की सांद्रता जो होती है 1 मोलर होती है, और उस विलेन को हम लोग मोलर विलेन कहते हैं। ठीक है, जैसे पीछे अभी हम लोगों ने देखा था कि मोलर विलेन हो गया तो 1m कह सकते हैं, इसके साथ साथ सेमी मोलर होगा तो m/2, डेसी मोलर होगा तो m/10, सेमी होगा तो हम लोग m/2 कहेंगे, डेसी मोलर अगर कहा गया है यानी कि m/10 हो जाएगा, और अगर सेंटी कहा गया है सेंटी मोलर तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा m/100, और इसके साथ साथ सेंटी के अलावा जो हमारा क्या था मिली, और अगर मिली में हम बात करें तो ये कैपिटल M रहेगा यहाँ पे m/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये थी मोलरता। अभी इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इन टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनके फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोललता, और इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे विलेय अपान विलयन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है विलेय अपान विलायक होता है। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मोललता यानी कि मोललिटी। ठीक है, तो मोललता बराबर क्या होता है किसी विलायक के पहले हम परिभाषा बता रहे हैं आपको, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करते रहें कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उस विलेन की मोललता कहलाती है। यानी कि हम मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर होगा विलेय के ग्राम अणु किसमें, विलायक का भार किसमें, केजी में, किलोग्राम में। तो विलायक के 1 किलोग्राम में अगर हम विलायक का भार क्या माने 1 केजी माने, और उसमें कितने विलेय के ग्राम अणु उपस्थित हैं उसे हम लोग उस विलेन की क्या कहेंगे, मोललता। तो डेफिनेशन सिंपली कह सकते हैं कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु, और हम जानते हैं ग्राम अणु क्या होते हैं, मोल, यानी कि विलेय के मोल की जो संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो विलेय के ग्राम अणु मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अणु भार को m डैश कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग अगर मोललता ही लिखा रहने दें तो विलेय के ग्राम अणु यानी कि W/m अपान विलायक का भार। अब अगर विलायक का भार है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल W, और ये किसमें है, किलोग्राम में। ये फार्मूला हुआ मोललता का। और अगर हम लोग भार को ग्राम में ले लें तो ये W/m अपान, अब ये W किसमें है, ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, W/m अपान W इन ग्राम। अब ये जो W है ये स्मॉल लिखा हुआ है तो ये किसके लिए होगा, विलेय के लिए है। ये कैपिटल W है यानी कि ये विलायक का भार है। ठीक है, ये जो इस m है यहाँ पे, इस m को हम लोग क्या कहेंगे, विलेय का अणु भार। ये जो m है ये है विलेय का अणु भार। अब एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, कुछ बुक्स में अगर हम देखें तो मोललता को स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं। मोललता को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो जब हम मोललता को स्मॉल m से डिनोट करेंगे तो विलेय का जो अणु भार होगा उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, m डैश से। अगर हम m = देखें तो W अपान इसको हम लोग m डैश कर देंगे। यहाँ पे ये जो m डैश है ये क्या है, विलेय का अणु भार। ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये m क्या है, मोललता है, ये m डैश क्या है, विलेय का अणु भार अपान विलायक का भार यानी कि कैपिटल W, और ये किसमें है, किलोग्राम में। तो कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे हम लोग विलेय के ग्राम अणु ही रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये क्या होता है? पहले एक हम सिंपल सी डेफिनेशन देख लें। मोल प्रभाज, प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन यानी पार्ट। मोल हम जानते हैं कि W/M भार बटे अनुभार क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। तो किसी भी विलयन के कुल मोल में से किसी एक घटक के जो मोल होते हैं उनका जो रेशियो है उसे हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। सिंपली एक समझने का जो कॉन्सेप्ट है हम ऐसे देख सकते हैं कि सपोज कोई विलयन है जो दो घटकों A और B से बना है। यहाँ पे ये जो A है ये हमारा सॉल्यूट है यानी कि विलेय, और ये जो B है ये हमारा सॉल्वेंट है यानी कि विलायक। तो ये जो विलयन बना है दो घटकों से बना है, घटक A और घटक B। इनमें A और B के कुछ मोल होंगे। हम विलेय के मोल मान लेते हैं स्मॉल n और विलायक के मोल मान लेते हैं कैपिटल N। तो टोटल विलयन के मोल कितने हो जाएंगे? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये मोल प्रभाज का मतलब क्या है हम ये समझा रहे हैं आपको, सही से समझ लीजिएगा कि ये जो n+n है विलयन में उपस्थित कुल मोल है, जिनमें स्मॉल n सॉल्यूट के हैं यानी विलेय के और कैपिटल N सॉल्वेंट के हैं यानी कि विलायक के। तो विलयन में उपस्थित कुल मोल हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और इनमें से किसी पर्टिकुलर एक घटक का अगर हमें मोल प्रभाज निकालना हो तो मोल प्रभाज बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या आता है? घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल, यानी कि किसी भी विलयन के कुल मोल और पर्टिकुलर उस घटक के जो मोल होते हैं उनका जो अनुपात होता है उसे हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलर घटक के उसमें हम लोग लिखना चाहें फार्मूला, तो सपोज अगर हम लिखें घटक A का मोल प्रभाज, तो घटक A का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? इसको हम लोग डिनोट करते हैं XA से, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो घटक A का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू घटक A के मोल, घटक A के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल। यही फार्मूला होगा, यानी कि XA बराबर हो जाएगा घटक A के मोल क्या होंगे? स्मॉल n, और कुल मोल जो हैं वो है n+n। तो ये हो जाएगा A का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित कुल मोल, और ये हो गए घटक A के मोल यानी कि विलेय के मोल। अब अगर हम XB निकालना चाहें यानी कि घटक B का मोल प्रभाज, ये जो XB है ये घटक B का मोल प्रभाज है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? इसी फार्मूले से अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा घटक B के मोल बटे कुल मोल। घटक B के मोल कितने हैं यहाँ पे? कैपिटल N, तो कैपिटल N अपॉन स्मॉल n+n। तो किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों का हम अलग अलग मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए? विलयन में उपस्थित कुल मोल और प्रत्येक घटक के अलग अलग मोल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई विलयन A और B से मिलकर बना है, घटक A और B से मिलकर बना है, तो जो मोल प्रभाज होता है यानी कि XA, A यहाँ पे क्या था? विलेय था, तो एक घटक हो गया, और दूसरा क्या था? विलायक, जिसे हम कहते हैं XB। तो XA क्या होगा? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? XA प्लस XB इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस n प्लस कैपिटल N अपॉन n प्लस n। यहां से XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा?
स्मॉल n प्लस एन अपॉन स्मॉल n प्लस एन, क्रॉस आउट हो जाएगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या आ गया 1। तो ये इक्वेशन क्या दिखाती है, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव कितना आता है, 1 आता है। किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो क्या आता है, 1 आता है। हमारे विलयन में 2 घटक उपस्थित थे, ए और बी, इनका अलग अलग मोल प्रभाज, ए का ये हो गया और बी का ये हो गया, और अगर इनका योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि इनको अगर हम जोड़े दोनों इक्वेशन को, तो जो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 आएगी, जो ये बताती है कि किसी भी विलयन में जो सभी घटक उपस्थित हैं उनका सभी का जो मोल प्रभाज है उनका जो योग होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी एक घटक का मोल प्रभाज पता है तो दूसरे का हम उसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। सपोज हमें एक्स ए पता है तो एक्स बी निकालना है, तो 1 माइनस क्या कर देंगे, एक्स ए कर देंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को एक हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि सपोज अगर हमें विलयन में डायरेक्ट मोल ना दिए गए हों तब क्या करेंगे। अगर हमें विलेय या विलायक के मोल ना दिए गए हों तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो स्मॉल m है इसकी वैल्यू क्या होती है, W अपान m, भाई विलेय का भार और विलेय का अणु भार। इसी तरह से कैपिटल N किसके लिए है, विलायक के लिए है, तो कैपिटल N बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। और अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दें तो जो एक्स ए है ये बराबर क्या हो जाएगा, W अपान एम प्लस कैपिटल W अपान एम। इसी तरह से एक्स बी क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपान कैपिटल एम अपान स्मॉल w अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल एम। एक बार यहाँ पे ऊपर किसके लिए रहेगा, विलेय का जो मोल, विलेय के जो मोल होंगे वो लेंगे और यहाँ पे फिर विलायक के मोल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोल प्रभाज। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मलता की। फॉर्मलता यानी कि फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो फॉर्मलता भी बिल्कुल मोलरता की तरह ही होता है। जैसे हम लोग मोलरता बराबर क्या कहते थे, मोलरता बराबर होता था विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन, और ये किसमें, लीटर में। ये क्या होती थी, मोलरता, भार बटे अणु भार यानी कि ग्राम अणु और विलयन का आयतन। अगर इसी में हम इस विलेय के अणु भार को उसका सूत्र भार कर लें, क्या कर दिया जाए, विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार इनटू विलयन का आयतन लीटर में, तो ये जो मोलरता है ये किसमें चेंज हो जाती है, फॉर्मलता में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बहुत से ठोस ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट जो अणु भार है वो ज्ञात नहीं है, जिनका अणु भार निश्चित नहीं होता है। ऐसे ठोसों के लिए हम उनका सूत्र भार प्रयोग करते हैं, और अगर हम सूत्र भार प्रयोग करते हैं तो मोलरता को हम लोग क्या कहने लगते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां समाप्त होती हैं। सारी जो विधियां थी उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। अब इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू।